जय हिंद स्टूडेंट्स, इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बीएच का और हिस्टेरेसिस का। क्या होता है ये? इसमें हम एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड लेंगे जिसमें कोई फेरोमैग्नेटिक स्पेसिमेन सॉफ्ट आयरन का एक पीस रख देंगे। जो करंट कैरिंग सोलेनॉइड है उसमें से करंट की स्ट्रेंथ को हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं और करंट की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। तो जब हम करंट सोलेनॉइड में से पास करेंगे तो ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड होगा और जो सॉफ्ट आयरन पीस हमने रखा है वो इसके इफेक्ट की वजह से उसमें इंड्यूस मैग्नेटिज्म क्रिएट होगा। तो इन दोनों में क्या रिलेशन है, उसी से ये कर्व हमें समझ में आएगा। तो पहले कर्व ड्रॉ कर लेते हैं क्या होता है, उसके बाद अपन इसका डिस्कशन करते हैं। दिस इज बीएच कर्व और हिस्टेरेसिस कर्व। यहाँ पर हमने क्या किया है, एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड के अंदर एक सॉफ्ट आयरन पीस रख दिया है। सोलेनॉइड में जब हम करंट की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, मीन्स वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, देन वैल्यू ऑफ इंड्यूस मैग्नेटिज्म इन द पीस ऑल्सो इंक्रीजेज। वो भी बढ़ता है लेकिन लीनियरली नहीं बढ़ता है, वो एक कर्व को फॉलो करता है ओ से पी तक। पी पॉइंट को देखें, पी पॉइंट के ऊपर हम ये पाते हैं कि इफ वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एच, द वैल्यू ऑफ बी डज नॉट इंक्रीज। मैग्नेटाइजिंग फील्ड को पी पॉइंट के बाद इंक्रीज करने पर भी इंड्यूस मैग्नेटिज्म नहीं इंक्रीज हो रहा है। मीन्स यहाँ पर इंड्यूस मैग्नेटिज्म सैचुरेटेड स्टेट में पहुंच जाता है, सैचुरेशन की पोजीशन यहाँ पर आ जाती है। फिर हम क्या करते हैं, सोलेनॉइड में करंट डिक्रीज करते हैं। तो सोलेनॉइड में करंट डिक्रीज करते हैं मीन्स इफ वी डिक्रीज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड एच, देन वैल्यू ऑफ बी ऑल्सो डिक्रीजेज बट इट डज नॉट फॉलो द सेम पाथ। उसी पाथ को फॉलो न करते हुए इसकी वैल्यू तो कम होती है, लेकिन ये उसी पाथ को फॉलो न करते हुए नए पाथ पर चल निकलता है। और जब एच 0 हो जाता है तब बी की वैल्यू पी से क्यू पर पहुंच जाती है, मीन्स ओ क्यू इसके अंदर मैग्नेटिज्म रह जाता है। दिस इज कॉल्ड रिजाइडल मैग्नेटिज्म और रिटेंटिविटी। हिंदी में इसको अवशेष चुंबकत्व कहते हैं और इस गुण को धारणशीलता कहते हैं। अब हमने क्या किया, सोलेनॉइड में जो करंट है उसके डायरेक्शन को रिवर्स किया। रिवर्स करने के बाद करंट की स्ट्रेंथ को बढ़ाया, मीन्स रिवर्स मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई किया, तो हम ये पाएंगे कि बी की वैल्यू डिक्रीज होगी और आर पर जाकर वो 0 हो जाएगी। तो आर पर जाके बी की वैल्यू 0 हो रही, लेकिन यहां पर एच 0 नहीं, रिवर्स डायरेक्शन में एच की कुछ वैल्यू है। दिस इज कॉल्ड कोरोसिविटी ऑफ द मटेरियल। मीन्स व्हाट इज कोरोसिविटी? कोरोसिविटी इज द वैल्यू ऑफ रिवर्स मैग्नेटाइजिंग फील्ड एट विच रिजाइडल मैग्नेटिज्म इन द स्पेसिमेन बिकम्स 0 और रिटेंटिविटी बिकम्स 0। यहाँ पर अवशेष चुंबकत्व 0 हो जाता है या उस पदार्थ की धारणशीलता 0 हो जाती है। अब हम H की वैल्यू को और बढ़ाएं, नेगेटिव वैल्यू को और बढ़ाएं, मीन्स रिवर्स डायरेक्शन में करंट को और बढ़ाएं, तो ये R से S पॉइंट पर जाता है। फिर से यहाँ पर सैचुरेशन की पोजीशन आ जाती है। सैचुरेशन की पोजीशन के आने के बाद हम करंट की वैल्यू को कम करें। करंट की वैल्यू को कम करने के बाद B कम होता है, लेकिन ये T पॉइंट पर चला जाता है। H यहाँ फिर से 0 हो जाता है, लेकिन रिजाइडल मैग्नेटिज्म अवशेष चुंबकत्व इसमें रह जाता है रिटेंटिविटी के कारण, धारणशीलता के कारण। फिर यहाँ से हम H की वैल्यू को बढ़ाएंगे, करंट की डायरेक्शन को फिर रिवर्स करेंगे और उसकी वैल्यू को बढ़ाएंगे, तो ये जो कर्व है T से U से वापस P पर पहुंच जाता है। इस तरह से ये जो कर्व हमें मिला, दिस इज कॉल्ड बीएच कर्व और हिस्टेरेसिस कर्व। हिस्टेरेसिस कर्व क्यों? क्योंकि यहां से हमें पता चलता है B इज ऑलवेज लैगिंग द मैग्नेटाइजिंग फील्ड एच। जो पदार्थ का इंड्यूस मैग्नेटिज्म है वो हमेशा मैग्नेटाइजिंग फील्ड के पीछे चल रहा है, इसी वजह से इसको हिस्टेरेसिस
कर्व भी कहा जाता है। तो जब हम एक मैग्नेटाइजिंग साइकिल की बात करें, मैग्नेटाइजिंग या डीमैग्नेटाइजिंग, एक बार आप इसको मैग्नेटाइज कर रहे हो, एक बार इसको डीमैग्नेटाइज कर रहे हो, तो एक कंप्लीट साइकिल में जो एनर्जी लॉस होगा वो इस लूप PQRSTUP इस लूप के एरिया के बराबर होगा। तो ये लूप का एरिया हमें क्या बताएगा कि मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन में एनर्जी कितनी लॉस हो रही है। तो यहीं से हमें ये भी पता चलेगा कि सॉफ्ट आयरन एंड स्टील के अंदर क्या फर्क होता है। इफ यू वांट टू कंपेयर BH कर्व्स फॉर सॉफ्ट आयरन एंड स्टील, देन लुक एट दिस डायग्राम। The blue hysteresis curve is for soft iron, this one, and the black curve is for steel. ये जो नीले रंग का आपको यहाँ पर हिस्टेरेसिस कर्व दिख रहा है, हिस्टेरेसिस कर्व को हिंदी में शैथिल्य वक्र कहा जाता है। तो नीले रंग का जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है वो सॉफ्ट आयरन के लिए है, एंड जो ब्लैक कलर में यहाँ पर नजर आ रहा है वो स्टील के लिए। तो देखें आप यहाँ पर क्या है, अगर हम सॉफ्ट आयरन की बात करें तो सॉफ्ट आयरन के लिए रिटेंटिविटी ज्यादा है एंड कोरोसिविटी कम है। दिस इज द वैल्यू ऑफ रिटेंटिविटी फॉर सॉफ्ट आयरन एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ कोरोसिविटी फॉर सॉफ्ट आयरन। इस वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जब हम यूज करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में सॉफ्ट आयरन यूज किया जाता है जिसकी रिजाइडल मैग्नेटिज्म ज़्यादा होता है, रिटेंटिविटी ज़्यादा होती है, लेकिन कोरोसिविटी कम होती है। इस वजह से इसको मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने में कम एनर्जी का लॉस होता है। अगर हम इसका एरिया इंक्लूज भी कैलकुलेट करें तो डेफिनेटली एरिया इंक्लूज बाय द सॉफ्ट आयरन BH कर्व इज लेस, whereas if we compare the BH curve for steel, then its retentivity is less but corrosivity is more. Corrosivity means the value of reverse magnetizing field for which the retentivity of the substance becomes zero. तो ये corrosivity ज़्यादा होने की वजह से जो स्टील है वो परमानेंट मैग्नेट्स बनाने में काम आता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में इसका यूज नहीं है। अगर हम स्टील का यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के लिए करेंगे तो एक मैग्नेटाइजेशन साइकिल के अंदर मीन्स मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन में एनर्जी का बहुत ज़्यादा लॉस होगा। इस वजह से सॉफ्ट आयरन कोर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के लिए एंड स्टील परमानेंट मैग्नेट्स के लिए यूज किया जाता है। कोरोसिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये इसका मैग्नेटिज्म लंबे समय तक परमानेंट रहता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है।